स्वागत है आपका दोस्तों बिहार न्यूज में। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 सितंबर 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल आए हुए हैं और लगातार विपक्ष पर निशाना साध रहे हैं। सीमांचल न्याय यात्रा पर निकले एआईएमआईएम सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार चुनाव का बिगुल फूंक दिया है। किशनगंज पहुंचे असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन पर तीखा हमला बोला और कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि बीजेपी को कामयाब करना कौन चाहता है। महागठबंधन में शामिल नहीं करने को लेकर के पूछे गए एक सवाल पर उन्होंने कहा कि बिहार की जनता देख रही है कि भाजपा की बी टीम कौन है। उन्होंने कहा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उस्मान ने तेजस्वी यादव को पत्र लिखा, मीडिया के जरिए पैगाम भेजा कि हम गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं और सिर्फ 6 सीटों की मांग की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हमने अपना फर्ज निभाया है और बिहार की जनता देख रही है कि कौन भाजपा को कामयाब करना चाहता है। वहीं पर बिहार में मजलिस पार्टी कितने सीट पर चुनाव लड़ेगी, इस सवाल से उन्होंने किनारा करते हुए कहा कि जब लिस्ट जारी होगी तो फिर आपको पता चल जाएगा। साथ ही साथ किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं पर आई लव यू मोहम्मद मामले को लेकर के उन्होंने कहा कि हर मुसलमान पैगंबर साहब से मोहब्बत करता है क्योंकि वह उनके ईमान का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि पोस्टर लगाने से मना करना पूरी तरह से गलत है, जबकि तेजस्वी यादव के जरिए डिग्रीधारियों को पहले रोजगार दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें बताना चाहिए कि बिहार में कितने युवा स्नातक पास हैं। हमने बिहार को बढ़ाया है, ना कि परिवार को हमने बढ़ाया है, ये कहना है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 20 साल के शासनकाल में हमने बिहार को आगे बढ़ाया है, न कि अपने परिवार को। बिहार में हर क्षेत्र में विकास का कार्य हुआ है। साल 2005 के बाद बिहार में कानून का राज स्थापित हुआ है। ये बातें नीतीश कुमार ने कही है। यह नीतीश कुमार ने कहा है कि अगले 5 साल में बिहार में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। अपने संबोधन के दौरान बिहार के हर घर को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देकर के आम लोगों को राहत देने का भी काम किया। दोस्तों कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कथित वोट चोरी और फिर कुछ अन्य मुद्दों को लेकर के बीजेपी पर निशाना साधा है और दावा किया है कि बिहार विधानसभा चुनाव देश के लिए मील का पत्थर साबित होगा तथा यहीं से नरेंद्र मोदी सरकार के भ्रष्ट शासन की उल्टी गिनती और अंत की शुरुआत हो गई। उन्होंने पार्टी की विस्तारित कार्य समिति की बैठक में दिए गए अपने संबोधन में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ताज़ा बयानों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर कटाक्ष किया और कहा कि प्रधानमंत्री जिनको मेरे दोस्त बता करके ढिंढोरा पीट रहे थे, वही दोस्त आज भारत को अनेकों संकट में डाल रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार, आजाद भारत में पहली बार ऐसा सामने आ रहा है। दोस्तों लालू राबड़ी और तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि जज ने उन्हें कोर्ट में हाजिर देने का आदेश दिया है। दिल्ली की राउज कोर्ट में नौकरी के बदले जमीन मामले में अब अंतिम फैसला आने वाला है। सीबीआई की विशेष अदालत ने आदेश दिया है कि 13 अक्टूबर को सुबह 10 बजे सभी आरोपी व्यक्तिगत रूप से अदालत में मौजूद रहें। यह आदेश विशेष जज डॉक्टर विशाल गोगने की अदालत ने दिया है। अदालत के इस निर्देश के बाद पूरे देश की निगाहें अब इस बहुचर्चित मामले के फैसले पर टिक गई है। ये मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव 2004 से 2009 तक केंद्र सरकार में रेल मंत्री थे। सीबीआई का आरोप है कि इस दौरान नौकरी चाहने वालों को रेलवे में ग्रुप डी की नियुक्तियां देने के एवज में उनकी जमीन बेहद कम दामों पर लालू प्रसाद यादव के परिवार या फिर करीबी लोगों के नाम कराई गई। यानी कि जिन लोगों को नौकरी चाहिए थी वे अपनी जमीन गिफ्ट में डीड या रजिस्ट्री के जरिए यादव परिवार के नाम कर देते थे और बदले में उन्हें रेलवे की नौकरी मिल जाती थी। जांच एजेंसियों ने इसे स्पष्ट भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग करार दिया है। इस केस में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बेटी मीसा भारती समेत परिवार के अन्य सदस्य और फिर करीबी लोग आरोपित हैं। जो वहीं के खिलाफ सीबीआई और फिर ईडी ने विस्तृत जांच की है। एजेंसियों ने आरोप लगाया है कि इस तरह से यादव परिवार ने अपने लिए करोड़ों रुपए की जमीनें हड़पी हैं और उसे बाद में अपने नाम करवा लिया है। इस मामले पर राजनीतिक असर भी बहुत गहरा है। राजद समर्थकों का कहना है कि ये केस महज एक राजनीतिक साजिश है ताकि लालू प्रसाद यादव और फिर उनके परिवार को बदनाम किया जा सके। वहीं पर विपक्ष का आरोप है कि यादव परिवार ने सत्ता में रहते हुए खुलेआम भ्रष्टाचार किया और सरकारी नौकरी जैसे संवेदनशील मुद्दों का दुरुपयोग करके अपने फायदे के लिए गरीबों की जमीन ले ली। आने वाला फैसला न केवल बिहार बल्कि एनडीए पर भी बड़ा असर, राजनीति पर भी बड़ा असर पड़ेगा।
दोस्तों नीतीश सरकार ने दिलीप जायसवाल की सुरक्षा बढ़ा दी है, पप्पू यादव की सुरक्षा घटा दी है। जी हाँ, जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, उन्हें Y+ श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, वहीं पप्पू यादव की सुरक्षा में कटौती की गई है। पप्पू यादव को अब तक मिले Y+ श्रेणी की सुरक्षा पर Y श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है। इस संबंध में गृह विभाग ने DGP को पत्र लिखा है। गृह विभाग के पत्र में कहा गया है कि 19 सितंबर 2025 को राज्य सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी। बैठक में अनुशंसा किया गया था कि आपराधिक खतरों को ध्यान में रखते हुए दिलीप जायसवाल को Y+ की सुरक्षा प्रदान की जाती है। वहीं पर पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव को पहले से दी गई सुरक्षा Y+ को Y श्रेणी में बदल दिया गया है। दोस्तों बिहार में 3 माह के दौरान आर्थिक अपराध इकाई में 4 फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज पकड़ा है। बिहार में पहला फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज सुपौल में पकड़ में आया था। इसके बाद भोजपुर के नारायणपुर में दूसरा एक्सचेंज पकड़ा गया था। आर्थिक अपराध इकाई ने तीसरा और चौथा फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज जो मिक्स बॉक्स के माध्यम से चल रहा था उसे जब्त किया गया है। ये फर्जी टेलीफोन एक्सचेंज पूर्णिया के 22 थाना क्षेत्र के चरैया में एवं वाराणसी में था। आपको बता दूं कि इस मामले पर समस्तीपुर जिले के भिरुआ, मोहरोर, रोसड़ा और पूर्णिया जिले के 22 से संदिग्ध साइबर धोखाधड़ी की गतिविधियां अवैध सिम बॉक्स के माध्यम से हो रही है। अवैध सिम बॉक्स के बारे में अगर बात किया जाए तो सिम बॉक्स अत्याधुनिक सेटअप है जहां पर भारतीय नेटवर्क पर अंतर्राष्ट्रीय कॉल रूट करने के लिए कई सिम कार्ड का उपयोग एक साथ किया जाता है। इस सिम बॉक्स में कई सिम का उपयोग करके भारत के सीधे साधे नागरिकों के साथ साइबर फ्रॉड किया जा रहा है। जी हाँ, वहीं पर आर्थिक अपराध इकाई को दूरसंचार विभाग ने उन संदिग्ध 45 मोबाइल नंबरों की सूची भी भेजी है जिनमें मई माह 2025 में समस्तीपुर और पूर्णिया के 22 चरैया से 1,20,000 नागरिकों को साइबर फ्रॉड के लिए कॉल किया गया है। इन 45 में से 40 मोबाइल नंबर समस्तीपुर जिले के मुन्ना कुमार के पॉइंट ऑफ सेल के माध्यम से खरीदा गया है। दोस्तों बिहार चुनाव पर सबसे ताज़ा सर्वे सामने आया है। दरअसल बात यह है कि बिहार चुनाव को लेकर के एक नया ताज़ा सर्वे सामने आया है जिसमें बिहार के सभी 9 प्रमंडलों के मतदाताओं की मंशा पकड़ने की कोशिश का दावा किया गया है। मोटे तौर पर समझे तो फिर इस सर्वे का नतीजा ये है कि बिहार में इस बार भी आखिरकार जातीय गणित और फिर दोनों प्रमुख गठबंधनों के समीकरण से ही परिणाम तय होने वाला है। अलबत्ता प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने चुनावी मुकाबले को दिलचस्प जरूर बना दिया है और जिसकी वजह से कुछ हद तक अभी एक अनिश्चितता की स्थिति महसूस हो रही है। लेकिन इस सर्वे में बिहार के मुस्लिम वोटरों में जरूर एक खास ट्रेंड दिख रहा है और जिस तरह से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल में मोर्चा खोला है, ये चुनाव बहुत चौंकाने वाला भी हो सकता है। एक सर्वे में मोटा अनुमान यही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई वाले NDA और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाले महागठबंधन के स्थापित वोट बैंक के इधर से उधर होने का बहुत कम अनुमान है। इस सर्वे के मुताबिक चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी के तीसरी शक्ति के रूप में उभरने की संभावना है, लेकिन उनका प्रभाव उत्तर बिहार में उतना नजर नहीं आ रहा है जितना कि दक्षिण बिहार में है। वहीं पर इस सर्वे के अनुसार बिहार की करीब 20% दलित आबादी में NDA का दबदबा कायम है। बिहार में दलितों में मुख्य रूप से 3 जातियां प्रभावी है, जाटव या राम, पासवान और मुशर। इनमें से पासवान और मुशरों का झुकाव NDA की ओर अब भी कायम है, लेकिन जाटव या फिर राम का झुकाव महागठबंधन की ओर हो सकता है। सर्वे के अनुसार इस जाति के वोटरों में यूपी के नागरिकों के आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर रावण के दिलचस्पी बढ़ रही है। जी हाँ, बिहार में पिछले कई चुनावों से अति पिछड़ों का झुकाव NDA की ओर रहा है। इनकी आबादी लगभग 26% है। ताज़ा सर्वे के अनुसार इस बार भी ये NDA के पक्ष में झुक सकते हैं। हालांकि अगर महागठबंधन की ओर से इस वर्ग के लोगों को टिकट देने में दिल खोला गया तो फिर इस वोट बैंक में स्विंग नजर भी आ सकता है। दोस्तों तेज प्रताप यादव अपने भाई तेजस्वी यादव और RJD के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। RJD के माई बहन योजना का विरोध किया है, कहा लोगों से आह्वान किया है कि माई बहन योजना का विरोध करें, RJD का विरोध करें, ये कहना है तेज प्रताप यादव का। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव ने RJD के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि 2020 में ही मैंने राष्ट्रीय जनता दल में रहकर के अपनी नई पार्टी का रजिस्ट्रेशन, जिसका नाम जनशक्ति जनता दल है, उसको करवा लिया था। मुझे उस वक्त एहसास हो चुका था कि मेरे साथ कुछ लोग गड़बड़ कर सकते हैं। जब बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने अपने पुरानी पार्टी RJD और तेजस्वी यादव, छोटे भाई तेजस्वी यादव के खिलाफ खुले तौर पर मोर्चा खोल दिया है। पटना में अपने सरकारी आवास पर मिलन समारोह के दौरान तेज प्रताप यादव ने मंच पर अपील की है कि मैं माई बहन योजना के नाम पर हो रही हमारी पुरानी पार्टी फॉर्म भरवा रही है, जो कि गलत है। इसके खिलाफ मैं हूँ, इसके खिलाफ में बिहार की जनता को आवाज़ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे जनता दरबार में जो भी लोग आते हैं उनकी समस्या का समाधान फौरन तरीके से होता है।
दोस्तों, बिहार में मखाना उत्पादकों को फसल सहायता योजना का लाभ मिलेगा। सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के निर्देश पर बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत खरीफ 2025 के लिए पहली बार मखाना उत्पादकों को क्षतिपूर्ण दावे के लिए आवेदन करने को कहा गया है। मंत्री ने बताया है कि इस योजना में कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निबंधन राज्य के रैयत, गैर रैयत, आंशिक रैयत और फिर आंशिक गैर रैयत श्रेणी के किसान अधिसूचित फसलों के लिए सहकारिता विभाग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। दोस्तों, हिंदू धर्म के सबसे बड़े स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बिहार में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जब वे गौ माता संकल्प यात्रा के तहत अलग अलग जिले का भ्रमण कर रहे हैं। कल गया जी पहुंचे थे। मीडिया से बातचीत में उन्होंने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की सरकार ने वचन दिया था और बहुत आक्रामक शैली में वचन दिया था। ऐसा लगता था कि ये हिंदू के लिए ही खड़े हो रहे हैं। हमारे जैसे हिंदू ने भी उन पर विश्वास किया था। 1 टर्म, 2 टर्म और अब तीसरा टर्म चल रहा है। इतने दिनों के व्यवहार से पता चल गया है कि उनकी बातें सिर्फ हवाई थी। वहीं पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि गौ के लिए 12 सालों में अब तक कुछ भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है, सिर्फ माहौल बनाया गया है। एक उपलब्धि है उनकी कि देश में उन्होंने हिंदू माहौल डाल दिया है, लेकिन हिंदुओं के लिए वास्तव में क्या किया पता नहीं। एक सवाल पर जवाब में मीडिया से कहा है कि आप भी आरोप लगा दो कि हम कांग्रेस से मिले हुए हैं। हम जिस तरह से गाय के लिए लड़े हैं, कांग्रेस खड़ी है क्या? वहीं पर इस मौके पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि वे बिहार के हर जिला मुख्यालय का दौरा कर रहे हैं। इसका उद्देश्य गौ रक्षा के बारे में बताना है। भारत गौ माता को पशु नहीं मानता है। धार्मिक शास्त्रों में भी गौ को कभी पशु नहीं माना गया है। गौ का दर्जा दिया गया है। अंग्रेजों के समय से गाय को काटने खाने की परंपरा चल पड़ी है। आपको बता दें कि गौ माता संकल्प यात्रा के तहत जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और वह इस बार बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की भी बातें कर रहे हैं। दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी न्याय यात्रा की शुरुआत किशनगंज से कर दी है। जैसे कि आपको पता ही होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सभी दल जमीन पर उतरने लगे हैं। बिहार में चुनावी बिगुल बजने ही वाला है और इससे पहले सीमांचल की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी न्याय यात्रा की शुरुआत किशनगंज से कर दी है। यात्रा का आगाज होते ही समर्थकों के नारे गूंजने लगे। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। यह ओवैसी 4 दिन तक सीमांचल के 3 जिलों किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में ताबड़तोड़ दौरा करेंगे। सिर्फ पहले ही दिन वे करीब 100 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और 9 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। जहां मंगलवार की दोपहर किशनगंज पहुंचते ही एयरपोर्ट से लेकर के सड़कों तक AIMIM कार्यकर्ताओं का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। यह समर्थक झंडे, बैनर और पोस्टर लेकर के ओवैसी जिंदाबाद के नारे लगाते नजर आए। उससे पहले असदुद्दीन ओवैसी किशनगंज के होटल दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, जहां वे महागठबंधन और बीजेपी दोनों पर हमला बोला। वहीं पर AIMIM का महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव भी इस यात्रा की चर्चा का बड़ा हिस्सा है। यह खुद ओवैसी ने कहा कि हमने लालू यादव को 2 बार लेटर लिखा और आखिरी चिट्ठी तेजस्वी यादव को भी भेजी। उसमें साफ लिखा गया है कि हम सिर्फ 6 सीटों पर लड़ने को तैयार हैं। बदले में हमें कोई मंत्रालय मत दीजिए, बस सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड बना दीजिए। अब इससे बढ़कर के अख्तरुल ईमान और मजलिस क्या करेगी? वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि सीमांचल की जनता की आवाज उठाना AIMIM की जिम्मेदारी है। जहाँ उनका दावा है कि यहाँ की जनता महागठबंधन से नाराज है और बीजेपी के खिलाफ भी गुस्सा है। जब वहीं पर AIMIM बार बार ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वे किसी की बी टीम नहीं है, बल्कि सीमांचल की समस्याओं का समाधान ही उनका मुख्य एजेंडा है। वहीं पर राजनीतिक जानकार मानते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की न्याय यात्रा का सीधा असर सीमांचल की मुस्लिम और फिर अल्पसंख्यक राजनीति पर पड़ेगा। 2020 के चुनाव में AIMIM ने किशनगंज, अररिया और कटिहार जैसे जिलों में 5 सीटें जीत करके सभी को जगह दिया था। हालांकि बाद में उसके 4 विधायक महागठबंधन में शामिल हो गए। इस बार AIMIM इस यात्रा के जरिए ये साबित करना चाहती है कि उसका जनाधार बरकरार है और वे किसी भी कीमत पर सीमांचल की राजनीति से बाहर नहीं होने वाली है। कुल मिलाकर के ओवैसी की एंट्री के साथ ही सीमांचल की जंग और दिलचस्प हो गई है। अब देखना ये होगा कि क्या AIMIM अपनी न्याय यात्रा के जरिए वोटरों का दिल जीत करके फिर से 2020 जैसा करिश्मा दोहराती है या फिर महागठबंधन और बीजेपी की रणनीति उसके शेर वाली दहार को दबा देती है। ये तो आने वाले वक्त ही बता पाएगी। आपका अभी तक क्या इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।
नीतीश कुमार अचेत अवस्था में है, वे हाईजैक हो चुके हैं। ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार और बीजेपी को विजन लेस करार दिया है। तेजस्वी यादव ने एक कार्यक्रम में कहा कि वे लोग विजन लेस लोग हैं, जो वे हमारी नकल कर रहे हैं, वे नकलची सरकार है। हम लोगों ने पेंशन, बिजली और फिर महिलाओं के अधिकार की बात की है, ये लोग विजन लेस लोग हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लोग कह रहे हैं कि 2005 से 2025 बहुत हुए नीतीश। यह नीतीश कुमार हाईजैक हो चुके हैं, अचेत अवस्था में है, उन्हें नहीं पता है कि क्या हो रहा है। आज दो लोग बिहार सरकार चला रहे हैं, एक अमित शाह और दूसरे नरेंद्र मोदी। उन्होंने कहा है कि हमारी असली लड़ाई उन भ्रष्ट अधिकारियों से है जो नीतीश कुमार के चेहरे को इस्तेमाल कर रहे हैं और बिहार की तिजोरी को खाली करके अपनी तिजोरी भरने का काम कर रहे हैं। हम भ्रष्ट और फिर आरक्षण विरोधी अधिकारियों को सरकार बनने पर हमने चिन्हित किया है। हमारी सरकार बनने पर उन अधिकारियों पर एक्शन होगा। बिहार के सभी 14 करोड़ लोग हमारे लिए बराबर हैं। हम बिहार में किसी का विरोध नहीं करते। जब बिहार में 14 करोड़ आबादी है, सब लोग हमारे लिए बराबर है। हम लोग चाहते हैं कि जिन्हें मान सम्मान नहीं मिल रहा है, जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, हम उसे सम्मान देने और फिर आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हम किसी का विरोध नहीं करना चाहते। हम लोग ऐसा प्रदेश और देश चाहते हैं जहां पर अमन चैन का माहौल बने, सबको बराबरी भागीदार का मौका मिले, सबको बराबरी भागीदारी का मौका मिले, सामाजिक न्याय हो, गरीबी खत्म हो। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी ने नया गाना लॉन्च किया है और इस गाने का बोल है डर को डराने वाले तेजस्वी आने वाले। इस गाने का बोल है डर को डराने वाले हैं क्योंकि तेजस्वी आने वाले हैं। जब बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की रणभेदी बच चुकी है, नवंबर में होने वाले मतदान के लिए सभी राजनीतिक दल पूरी तरीके से ताकत में से जनता को लुभाने में लगे हुए हैं। इस कड़ी में आरजेडी ने एक नया और आकर्षक चुनावी एंथम जारी किया है। पार्टी जिसकी कमान तेजस्वी यादव के हाथों में है, उन्होंने काम के नेता बा भैया काम के नेता शीर्षक वाला एक वीडियो सॉन्ग लॉन्च किया है, जिसमें बिहार की आम जनता और तेजस्वी यादव की झलकियाँ दिखाई गई है। वहीं पर राजद का ये नया वीडियो सॉन्ग सीधे तौर पर बिहार की जनता को आकर्षित करने के उद्देश्य से बनाया गया है। गाने की शुरुआत एक पोस्टर के साथ होती है जिस पर लिखा है तेजस्वी बिहार की प्रगति की छवि। यह गाने के बोल है कि काम के नेता सीधे तौर पर गरीब और वंचित तबके के लोग को संबोधित करते हैं। इस गाने के माध्यम से राजद ये संदेश देना चाहती है कि वे बाकी पार्टियों की तरह सिर्फ बड़े वादे नहीं करेगी, बल्कि गरीबों और आम लोगों के लिए ठोस और ज़मीनी स्तर पर काम करेगी। ये गाना दर्शाता है कि राजद सत्ता में आने पर गरीबों और फिर ज़रूरतमंदों के लिए अच्छी योजनाएं लाएगी और उनके जीवन में सुधार करेगी। वहीं पर इलेक्शन एंथम में जुबान के पक्के जैसी लाइनें भी है, जिसका उद्देश्य पार्टी की विश्वसनीयता को स्थापित करना है। दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि पीएम मोदी ने जीएसटी के नाम पर देश को लूटा है। जब वो कल बिहार आए हुए थे, बिहार में मल्लिकार्जुन खड़गे ने बैठक की, जो कई बातें की है। इसमें उन्होंने कहा है कि आज़ादी के बाद पहली बार CWC की बैठक हो रही है। इसी सदाकत आश्रम में बड़े बड़े नेताओं ने आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत की है। इस मौके पर कहा गया है कि आज जो हालात है देश के, वो सबसे ज़्यादा चिंतनीय है। किसानों की आय बढ़ी नहीं है, मनरेगा का बजट घटा दिया गया है, बेरोजगारी बढ़ गई है। जीएसटी पर केंद्र सरकार की नीतियों का कांग्रेस शुरू से ही विरोध करती रही है। आज पिछले 8 साल में मोदी सरकार ने लोगों को लूटने का काम किया। आज प्रधानमंत्री मोदी उत्सव बनाने की बात कर रहे हैं। जब देशवासियों के पास पैसे ही नहीं है तो फिर वह कहां से खरीदारी करेंगे। वहीं पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमारे पड़ोसी देश से हमारे संबंध ठीक नहीं है। पहले श्रीलंका, बांग्लादेश, अब नेपाल में लोकतंत्र को कुचला गया। लोकतंत्र के चारों स्तंभ को ध्वस्त कर दिया गया। यह पीएम मोदी जिन्हें अपना दोस्त कह रहे हैं, उन्होंने भारत के लिए क्या सलूक किया है, जब वे देश की जनता जान रही है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने सीज फायर करने की बात कह करके किस तरह का भारत का अपमान किया, ये जनता देखी है। जब वीजा और टैरिफ के मामले पर वह भारत के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं, ये भी जनता जानती है। जब विदेश और आर्थिक नीति के मामले में पीएम मोदी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव के बादल मंडराने लगे हैं। राजनीतिक दलों की साख पर चुनावी गठबंधन की कोपले फूटने लगी है। एक तरफ भाजपा जदयू है तो दूसरी तरफ राजद कांग्रेस। इनके अलावा जितने छोटे दल हैं वे किसी भी पल किसी तरफ जा सकते हैं। जो दल अभी एक तरफ नजर आ रहे हैं वे भी चुनाव आते आते दूसरी तरफ जा सकते हैं। ऐसे दल बदल मौसम में भी असदुद्दीन ओवैसी और उनकी पार्टी MIM को कोई गठबंधन लिफ्ट देना नहीं दिख रहा है। वहीं पर प्रखर प्रवक्ता और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आज भी दोहराया
दोहराया है कि उनकी पार्टी बिहार में केवल 6 सीटें मांग रही है। असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में 5 सीटें जीती थी। ये अलग बात है कि उनमें से 4 विधायक 8 जिले में चले गए थे और फिर मीम के अध्यक्ष अख्तरुल इमान बिहार में अपनी पार्टी के अकेले विधायक रह गए। असदुद्दीन ओवैसी जी की पार्टी बार बार राजद के सामने झोली फैला करके गठबंधन मांग रही है और तेजस्वी यादव के काम पर जू नहीं रेंग रही है। इस अजूबा स्थिति पर चौक चौराहों पर चर्चा होने लगी है। राजद कांग्रेस के रवैये से साफ है कि वे ओवैसी जी की पार्टी को इंडिया गठबंधन टीम में शामिल नहीं करना चाहते हैं। जब मीम ये धमकी भी दे चुकी है कि गठबंधन में शामिल नहीं किए जाने पर वे बिहार में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। यह कहना होगा कि मीम ये जताना चाहती है कि वे बिहार की 100 सीटों पर इंडिया गठबंधन का खेल ख़राब कर सकते हैं, मगर तेजस्वी यादव टस से मस होते नजर नहीं आ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि तेजस्वी यादव मीम द्वारा मात्र 6 सीटों की मांग और फिर 100 सीटों पर लड़ने की धमकी को भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। वहीं पर बिहार का सीमांचल कहे जाने वाले 4 जिलों अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार में मुस्लिम आबादी का घनत्व सबसे ज़्यादा है। एमआईएम ने भी 5 सीटें इसी इलाके में जीती थी। पिछले चुनाव में बिहार में एनडीए और फिर इंडिया गठबंधन के बीच 1 दर्जन से भी कम विधायकों का अंतर था। ऐसे में हर सीट का महत्व बढ़ जाता है, मगर ओवैसी जी की पार्टी 1 दर्जन सीट भी जीत ले तो फिर गठबंधन राजनीति में उनका विभाजन नहीं होगा जो अन्य छोटे दलों को मिलता है। इन दलों की शक्ति का स्रोत केवल संख्या में नहीं है बल्कि किसी भी समय पलटी मार लेने की सुविधा में भी है। वहीं पर असदुद्दीन ओवैसी जी के पास ये सुविधा नहीं है। उन्हें किसी भी हालात में भाजपा के खिलाफ ही जाना होगा, नहीं तो फिर उनका कोर वोटर उनसे नाराज हो जाएगा। यही कारण है कि राजद उनके गठबंधन के प्रस्ताव को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रही है। वहीं पर लोकतांत्रिक व्यवस्था में छोटे दलों की शक्ति उनकी पाला बदलने की संभावना में ही निहित है। जहाँ इस अवधारणा का सबसे बड़ा उदाहरण जदयू के रूप में बिहार में मौजूद है। नीतीश कुमार के पास भी ओवैसी जी की तरह एक निश्चित वोट बैंक, मगर नीतीश कुमार की शक्ति इस बात में है कि वे कभी भी दल बदल कर सकते हैं। यही शक्ति चिराग पासवान के पास भी है। कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू को 30 से ज़्यादा सीटों पर चिराग पासवान की लोजपा ने वोट कटवा बन करके हरवा दिया। ओवैसी जी के पास ये विकल्प भी नहीं है, क्योंकि कई राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि मुस्लिम समुदाय उसी दल को वोट देते हैं जो भाजपा को हरा सके। अगर एमआईएम से राजद गठबंधन नहीं करती है तो फिर इस बात की ज़्यादा संभावना है कि मुस्लिम वोटर भाजपा को हराने के लिए राजद कांग्रेस को वोट देंगे। अगर ये मान ले भी ले कि ओवैसी बंधु आक्रामक प्रचार करके बिहार के ज़्यादातर मुसलमानों को अपने पीछे एकजुट करने में सफल हो जाते हैं तो भी इससे उनका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में प्रक्रिया स्वरूप हिंदू समुदाय के एकजुट होकर के एक तरफ वोट देने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। दोस्तों, बिहार बीजेपी में आज कैंडिडेट का फाइनल लिस्ट तय हो सकता है। जहाँ दरअसल बात है कि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। सभी प्रमुख दल अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी ने भी अपनी चुनावी रणनीति को धार देने के लिए आज से 2 दिवसीय कोर कमेटी की बैठक शुरू की है। ये बैठक 25 सितंबर को पार्टी के प्रदेश कार्यालय पटना में आयोजित की जाएगी, यानी कि आज। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने जानकारी दी है कि ये बैठक केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर हो रही है। दिलीप जायसवाल ने बैठक शुरू होने से पहले मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जिलावार समीक्षा, उम्मीदवार चयन और फिर चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देना है। उन्होंने कहा कि बैठक में सभी जिलों से प्रमुख नेताओं को बुलाया गया है और सभी की राय के आधार पर ही आगे की रणनीति तय कर दी जाएगी। बैठक में 26 जिलों से जुड़े हुए सांगठनिक लोगों को बुलाया गया है। इससे पहले कैंडिडेट चयन को लेकर के 6000 से अधिक लोगों का बायोडाटा पार्टी ऑफिस में पहुंचा है, जिसमें से कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट करके उनके नाम पर चर्चा किया जाएगा। दोस्तों, सरकार द्वारा विद्यार्थियों के लिए अलग अलग प्रकार की योजनाएं शुरू की जाती है ताकि वे बेहतर भविष्य बना सके। साथ ही वे स्टूडेंट जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें मदद मिल सके। आपको बता दें कि बिहार राज्य में युवाओं के लिए सरकार द्वारा प्रतिज्ञा योजना शुरू की गई है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को 3 महीने से लेकर के 12 महीने तक फ्री इंटर्नशिप प्रदान कर रही है। साथ ही साथ हर महीने 4000 से 6000 रुपये दिए जाएंगे। हालांकि अभी रजिस्ट्रेशन विंडो ओपन नहीं की गई है। अगर आप मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देखिए। आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत सरकार 5000 युवाओं को इंटर्नशिप और फिर हर महीने 4000 रुपये से लेकर के 6000 रुपये तक दिए जाएंगे। इस योजना को लेकर के मानव संसाधन विभाग के सचिव श्री दीपक आनंद जी ने कहा कि बिहार के अंदर और फिर बाहर की कंपनियों की सूची बहुत जल्दी इसके पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी, जहां पर इंटर्नशिप प्रदान किए जाएंगे। अब सवाल है कि मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना आवेदन के लिए योग्यता क्या है। तो इसके लिए बिहार का मूल नागरिक होना चाहिए, 18 साल से लेकर के
32 साल के बीच होनी चाहिए। मान्यता प्राप्त कौशल विकास कार्यक्रम पूरा होना चाहिए। वहाँ पर कक्षा 12वीं IIT, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना आवेदन के लिए जरूरी दस्तावेजों के बारे में बात की जाए तो आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, शिक्षा से संबंधित दस्तावेज, बैंक खाते के पासबुक, साइन, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये दस्तावेज लगेंगे। अब इस योजना के लिए आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले एक वेबसाइट पर जाना होगा और वेबसाइट है www.cmpratigya.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाएं और यहाँ से आप आवेदन करें। दोस्तों, AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी बिहार के सीमांचल का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने इस दौरान एक जनसभा में कई बातें की है। उन्होंने सीधे तौर पर बिहार में महागठबंधन से गठबंधन न करने को लेकर के बात की है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की सियासत को लेकर के बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर अक्सर आरोप लगाया जाता है कि वे गठबंधन नहीं करना चाहती है, लेकिन ये सच नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि अख्तर उल ईमान ने लालू यादव को 2 और तेजस्वी यादव को 1 खत लिख करके गठबंधन की बात रखी थी, जिसमें सिर्फ 6 सीटों की मांग की गई थी। इसके बावजूद भी आरजेडी ने हमारे 4 विधायक को तोड़ लिया है। वहीं पर मंत्री पद की भी मांग नहीं की थी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि हमने आरजेडी से कहा था कि हमें मंत्री पद भी नहीं चाहिए। अब इससे बड़ी दरियादिली क्या हो सकती है, लेकिन उन्होंने हमारे विधायकों को खरीद लिया है। आपको बता दूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने साफ कहा है कि अब फैसला आरजेडी के हाथों में है। अख्तर उल ईमान ने जनता और फिर मीडिया के सामने गठबंधन की बात खुले तौर पर कही थी। अब ये उन पर है कि वे गठबंधन करेंगे या नहीं, लेकिन इतना याद रखिए, नतीजे आने के बाद रोना मत। ओवैसी ने यह भी कहा कि अगर गठबंधन नहीं हुआ तो फिर AIMIM की लड़ाई सिर्फ बीजेपी से नहीं बल्कि आरजेडी और कांग्रेस से भी होगी, क्योंकि बेईमानी से हमारे 4 विधायकों को खरीद लिया गया। जहां वहाँ पर अंग्रेजी में कहते हैं द बॉल इज इन देयर कोर्ट नाउ। ओवैसी ने कहा कि कितनी सीटों पर AIMIM चुनाव लड़ेगी, इसका ऐलान समय आने पर किया जाएगा। दोस्तों, एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है। जहां हम आपको भी बताएंगे कि आखिर इस एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर के कौन कितने सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो आपको बता दूं कि 27 सितंबर को एक बार फिर से गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर आ रहे हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार अमित शाह के इस दौरे के बाद एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान हो जाएगा। जानकारी के अनुसार एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर के बातचीत लगभग अंतिम चरण में पहुंच गई है। भाजपा, जदयू समेत सहयोगी दलों के बीच कई दौरे की बैठकों के बाद मोटा मोटी सहमति बनने की खबर है। सूत्रों के मुताबिक इस बार जेडीयू और फिर भाजपा के बीच लगभग बराबर सीटों पर समझौता हो सकता है। चर्चा ये भी है कि जदयू 102 और भाजपा 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं पर जेडीयू चाहती है कि भाजपा से कम 1 सीट अधिक उसे मिले ताकि बिग ब्रदर की भूमिका बरकरार रहे। वहीं पर चिराग पासवान की लोजपा रामविलास को 20 सीटें मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ ही चुनाव के बाद उन्हें एक राज्यसभा और फिर एक MLC सीट देने पर भी बातचीत चल रही है। हालांकि चिराग पासवान ने शुरुआत में 40 सीटों की मांग की थी, जिस पर भाजपा और जेडीयू सहमत नहीं दिखे। पर जीतन राम मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 10 से 12 सीटों, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लगभग 10 सीटों पर चर्चा है। इस बार वीआईपी गठबंधन में शामिल नहीं है। हालांकि एनडीए छोटे दलों को जगह देने पर विचार कर रहा है ताकि स्ट्राइक रेट बेहतर हो सके। अब इसी सीट बंटवारे की गुत्थी सुलझाने के लिए केंद्रीय स्तर से भी कोशिशें जारी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 27 सितंबर को दूसरी बार बिहार दौरे पर आ रहे हैं, जिससे माना जा रहा है कि सीटों का फॉर्मूला जल्द ही फाइनल हो सकता है। दोस्तों, बिहार में अगले 2 दिनों तक आफत वाली बारिश हो सकती है। आपको बता दें कि बिहार में मौसम का मिजाज बदला दिख रहा है। एक और जहां पर सुबह में तेज धूप दिखी कल, तो फिर वहीं पर दूसरी ओर दोपहर होते होते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। जब पटना में करीब 3 घंटे तक लगातार बारिश होती रही। भोजपुर और औरंगाबाद जैसे जिले रेड अलर्ट की जद में रहे हैं, जबकि जहानाबाद और गोपालगंज सहित कई जिलों में भी भारी वर्षा हुई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में हो रही लगातार बारिश का असर अब बिहार में भी दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग ने पटना समेत 26 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम का ये उतार चढ़ाव अभी कुछ दिन और तक जारी रह सकता है। विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और ठनका गिरने की आशंका जताते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विभाग ने बताया है कि 25 सितंबर के आसपास बिहार में बारिश का दौर तेज हो सकता है। बंगाल की खाड़ी में म्यांमार बांग्लादेश तटवर्ती क्षेत्र में नया लो प्रेशर बनने की संभावना है। यदि ये सिस्टम मजबूत होता है तो फिर 25 और 26 सितंबर को कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकेगी। वहीं पर 2 अक्टूबर के बाद मौसम सामान्य होने की संभावना है। मौसम विभाग के माने तो आज बिहार का मौसम मिला जुला रहेगा। कई जिलों में भारी बारिश, जबकि कुछ इलाकों में धूप निकल सकती है। पूर्वानुमान के अनुसार कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, सुपौल, अररिया और किशनगंज में तेज बारिश होने की संभावना है। वहीं पटना समेत दक्षिण बिहार के और फिर सीमांचल के जिलों में भी झमाझम बारिश की उम्मीद है। उत्तर
बिहार के कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। वहीं पर देश के कई हिस्सों में जहां पर मानसून की विदाई शुरू हो चुकी है, वहीं पर बिहार में बारिश के हालात बन रहे हुए हैं। मौसम विभाग का कहना है कि 25 सितंबर के आसपास बंगाल की खाड़ी में म्यांमार बांग्लादेश तट के पास एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है। अगर ये सिस्टम मजबूत होता है तो फिर इसका असर सीधे बिहार पर दिखेगा और अच्छी बारिश भी हो सकती है। दोस्तों, राशन कार्ड बनाने के लिए बिहार सरकार मिशन मोड पर काम कर रही है। 22 सितंबर से 10 अक्टूबर तक पंचायतों में शिविर लगाया जा रहा है। जब बिहार सरकार ने राशन कार्ड के लिए लंबित योग्य लाभार्थियों के लिए मिशन मोड में राशन कार्ड बनवाने का आदेश दिया है। आदेश अनुसार राशन कार्ड बनाने को लेकर के पंचायत बार तिथि तय की गई है, परंतु बीते 2 दिनों में मात्र 19 आवेदन ही प्राप्त हुए हैं। सभी पंचायतों में जन वितरण प्रणाली दुकानदार के साथ कार्यपालक सहायक और फिर उनके साथ एक अन्य स्थानीय पंचायत कर्मी को जिम्मेदारी सौंपी है। जारी पत्र में बताया गया है कि बीते 22 सितंबर से 10 अक्टूबर के बीच पंचायत मुख्यालय पर शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविर में अनुमंडल के अलावा आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। मिशन मोड में राशन कार्ड उपलब्ध कराने पर काफी जोर दिया गया है। राशन से वंचित योग्य लाभार्थियों के घर का चूल्हा जलाने की व्यवस्था राज्य सरकार ने कर दी है। मिशन मोड में राशन कार्ड उपलब्ध कराने का आदेश दिया गया है। ये राशन कार्ड पंचायत मुख्यालय में शिविर लगा करके बनाए जाएंगे। कार्ड बनते ही अक्टूबर माह से इन लाभार्थियों को राशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में अगर आपका भी राशन कार्ड नहीं बनाया और लाभार्थी हैं यानी कि पात्र हैं तो आप इसका बना सकते हैं। दोस्तों, प्रशांत किशोर की प्रेम कहानी के बारे में भी आपको बताने वाले हैं। दरअसल बात यह है कि बिहार चुनाव में इस बार प्रशांत किशोर अपनी पार्टी जनसुराज के साथ मैदान में चुनावी रणनीतिकार से नेता बने। प्रशांत किशोर इससे पहले लंबे समय तक बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी के साथ काम कर चुके हैं। उन्होंने कई बड़ी पार्टियां जेडीयू, टीएमसी, वाईएसआर, कांग्रेस वगैरह के लिए चुनावी रणनीति तैयार की है। प्रशांत किशोर अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बात नहीं करते हैं, लेकिन उनकी लव स्टोरी काफी दिलचस्प है। प्रशांत किशोर अपनी सफलता का क्रेडिट भी पत्नी को देते हैं। प्रशांत किशोर की पत्नी जाह्नवी दास पेशे से डॉक्टर है और मूल रूप से असम की रहने वाली है। प्रशांत किशोर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जाह्नवी से उसकी मुलाकात तब हुई थी जब वे यूएन में काम करते थे। संयुक्त राष्ट्र के एक हेल्थ प्रोग्राम में दोनों मिले और फिर शुरुआती बातचीत सिर्फ काम के सिलसिले में हुई थी। जब वहीं पर प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि वे अपनी पत्नी और फिर परिवार के बारे में बात नहीं करते हैं। इसकी वजह है कि वे अपने राजनीतिक जीवन को परिवार से पूरी तरीके से दूर रखना चाहते हैं। हालांकि पत्नी और फिर परिवार से मिले सहयोग के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि हमारी शुरुआती बातचीत यूएन के हेल्थ प्रोग्राम के बारे में ही होती थी। धीरे धीरे बातचीत बढ़ी और वे प्रोफेशनल दायरे से बाहर निजी होने लगी। बाद में दोनों ने परिवार की सहमति से शादी कर ली। कपल का एक बेटा है जो कि बोर्डिंग स्कूल में पढ़ता है। जाह्नवी दिल्ली में मेडिकल प्रैक्टिस करती है। वहीं पर प्रशांत किशोर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि मैं आज राजनीति कर पा रहा हूं, इसके पीछे मेरी पत्नी का सहयोग है। उन्होंने मुझे हमेशा घर परिवार की तरह की हर तरह की जिम्मेदारी से मुक्त कर रखा है। वह परिवार और फिर बाकी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से उठा रही है, कभी मुझे समय नहीं देने की शिकायत नहीं करती है। वहीं पर बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर ने 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का ऐलान किया है। प्रशांत किशोर एक साथ एनडीए और फिर महागठबंधन दोनों पर तीखा हमला बोल रहे हैं। उन्होंने जेडीयू के बड़े नेता अशोक चौधरी, बिहार में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। तेजस्वी यादव और लालू परिवार पर भी लगातार हमला करते हैं। कांग्रेस और राहुल गांधी से लेकर के नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर भी हमलावर हैं। बिहार से पलायन और युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर प्रशांत किशोर अपनी सभाओं में लगातार आवाज उठा रहे हैं।